हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। तो आइए दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो दोस्तों आइए आज हम शुरू करते हैं अगला चैप्टर, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो आइए दोस्तों, हम आपको समझाते हैं कि हम इस चैप्टर में लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, जिसको हमने की पॉइंट्स के रूप में डिनोट कर दिए हैं। तो जैसे हम पढ़ेंगे भागीदारी के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे भागीदारी के अन्य तरीके, विवादों का समाधान, विवाद कैसे उत्पन्न होता है, उनका समाधान कैसे होता है, विवादों का समाधान करने का जिम्मेवारी किसका होता है। उसके बाद पढ़ेंगे समानता एवं न्याय, समानता और न्याय के बारे में पढ़ेंगे। तब अंत में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सूचना, जो हर वीडियो के लास्ट में आपको एक अलग से महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है, जो दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए दोस्तों, हम टाइम को बिना गंवाए हुए हम शुरू करते हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या होते हैं। तो दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों को जानने के लिए हमारा जो आपकी जो किताब है एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 में एक देश दक्षिण अफ्रीका को लिया गया है। तो आइए हम आपको दक्षिण अफ्रीका के द्वारा समझाते हैं। तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां विभिन्न मतलब अलग अलग प्रजातियों के लोग रहते हैं, जैसे श्वेत यानी गोरे और श्वेत काले, और यानी जिनके जो त्वचा है मतलब चमड़ी, उनके त्वचा का रंग सांवला हो जैसे भारतीय। तो विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में जो है, दक्षिण अफ्रीका जो है पहले रंगभेद कानून से शासित था। कौन कानून से? रंगभेद कानून से। तो आइए हम समझते हैं कि रंगभेद क्या होता है। दोस्तों, रंगभेद का मतलब होता है त्वचा यानी चमड़ी जो है इसके रंग के आधार पर भेदभाव करना। इसी को हम क्या कहेंगे? हम रंगभेद कहेंगे। तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका क्या थे? दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित थे, जिसके वजह से दक्षिण अफ्रीका के प्रजातियों के लोग जो है अलग अलग समूह में बटे हुए रहते थे। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जो रंगभेद कानून से शासित था, तो उस रंगभेद कानून में दक्षिण अफ्रीका के किसी भी प्रजातियों को श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों के लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी, मतलब एक दूसरे से मिलने की इजाज़त नहीं थी, जिसके वजह से दक्षिण अफ्रीका के जो प्रजातियों के जो लोग थे वह अलग अलग समूह में बटे हुए रहते थे। और दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में जो है श्वेत और अश्वेत लोगों के जो है अस्पताल अलग होते थे, और उनके अस्पताल की गाड़ियां भी, मतलब श्वेत जो गोरे लोग होते थे उनकी अलग अस्पताल होती थी और उनकी अस्पताल की गाड़ियां अलग होती थी, और अश्वेत यानी काले लोग जो थे उनके अस्पताल अलग होते थे और उनके अस्पताल की गाड़ियां भी अलग होते थे। तो दोस्तों, श्वेत यानी गोरे लोगों के जो अस्पताल थे, उनकी जो गाड़ियाँ थी, उनकी गाड़ियों में सभी ज़रूरतों के सामान मतलब सुसज्जित थे, मतलब उपलब्ध होते थे। जबकि अश्वेत लोगों के जो अस्पताल की गाड़ियां होती थी, उनकी गाड़ियों में ज़रूरत के सामान उपलब्ध नहीं होते थे। तो उनके साथ क्या हो रहा था? भेदभाव हो रहा था। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद यानी त्वचा के रंग के आधार पर रंगभेद के आधार पर कानून से शासित था, जिसके वजह से श्वेत और अश्वेत लोगों में भेदभाव होते थे। दोस्तों, श्वेत लोगों को जो है, यहाँ तक कि श्वेत लोगों के जो ट्रेन और बसें होती थी वह अलग अलग होती थी, और यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के बस स्टैंड भी अलग होते थे। अगर गोरे लोगों को कहीं यात्रा करना पड़ता था तो उनके बस स्टैंड अलग होते थे, और अश्वेत यानी काले लोगों को अगर कहीं जाने की ज़रूरत होती थी तो उन्हें श्वेत लोगों के बस स्टैंड में जाने नहीं दिया जाता था। उनके लिए एक अलग तरह मतलब उनके लिए एक अलग बस स्टैंड होते थे। तब श्वेत लोगों को जो है दोस्तों, यहाँ तक कि अश्वेत लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। मतलब श्वेत लोग यानी गोरे लोग ही दक्षिण अफ्रीका में अपने पसंद का प्रतिनिधि चुनते थे और वही सरकार बनाते थे, और अश्वेत यानी काले लोगों को सरकार बनाने में कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उनकी कोई भागीदारी नहीं थी, क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों, ये सारी जो असमानताएं थी दक्षिण अफ्रीका में, वो क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जो है पहले रंगभेद कानून से शासित था, जिसके वजह से श्वेत यानी गोरे और अश्वेत काले लोगों के बीच ये असमानताएं पाई जाती थी। और तो दोस्तों, श्वेत और अश्वेत लोग
के जो बीच जो है ये असमानता थी। यहाँ तक कि अश्वेत लोगों को और भारतीय प्रजातियों को, मतलब अश्वेत और भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में जो ये सारी असमानताएं थी, तो ये क्यों थी? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका एक रंगभेद कानून से शासित था। तब दोस्तों आइए अब हम आपको एक दक्षिण अफ्रीका की घटना के बारे में परिचित कराते हैं। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था जिसका नाम था सोवेटो, जहां अश्वेत लोग ही रहते थे। और वहां के जो श्वेत लोग थे वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। तब सोवेटो में एक व्यक्ति, एक लड़का रहते थे जिनका नाम था हेक्टर पीटरसन। हेक्टर पीटरसन वो जो है हेक्टर पीटरसन अश्वेत समुदाय से मतलब संबंध रखते थे, मतलब अश्वेत प्रजातियों के थे। तो दोस्तों हेक्टर पीटरसन और मतलब सोवेटो जो शहर थे उसमें हेक्टर पीटरसन और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों द्वारा मतलब हेक्टर पीटरसन और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर श्वेत लोगों द्वारा अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए उन पर दबाव डाला जाता था, क्योंकि श्वेत लोग जो है अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। इसीलिए श्वेत लोग और श्वेत लोगों को यानी मतलब हेक्टर पीटरसन और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों को अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा था। जबकि हेक्टर पीटरसन और स्कूल के अन्य विद्यार्थी अपने भाषा जुलू सीखना चाहते थे। तब हेक्टर पीटरसन और उनके सहपाठियों द्वारा अफ्रीकांस भाषा सीखने का विरोध करने लगा। जब हेक्टर पीटरसन उनके सहपाठियों द्वारा अफ्रीकांस भाषा सीखने का विरोध कर रहे थे, तब अफ्रीकी प्रशासन यानी अफ्रीका के जो पुलिस थे वह आंदोलन कर रहे लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगा और भीड़ में गोलियां बरसाई। और जब गोलियां बरसाई तब उसमें से यह गोली हेक्टर पीटरसन को लगा, जिससे हेक्टर पीटरसन की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। तो दोस्तों ये जो आपको हम एक कहानी सुनाए, तो ये कहानी जो है 1976 की कहानी है। 1976 की। कब की? 1976 की। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में, जिसको जो दक्षिण अफ्रीका के बारे में जो दिया गया था उसके द्वारा आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम जो आपको ये बोले कि हेक्टर पीटरसन के बारे में जो ये आपको वाकया सुना है, एक कहानी, तो ये कब का है? 1976 की घटना है। तो दोस्तों तब 1976 के बाद जो है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला, कौन? नेल्सन मंडेला, तब 1976 में जो वो घटना हुई, तब उस घटना होने के बाद अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला जो है, जब दक्षिण अफ्रीका रंगभेद कानून से शासित थे, तो नेल्सन मंडेला ही उस रंगभेद कानून के खिलाफ बहुत ही लंबे समय तक संघर्ष किया। तब वो लंबे समय तक संघर्ष करते करते अंततः यानी आखिरकार 1994 में, कब? 1994 में नेल्सन मंडेला जो है इनको सफलता मिली। यानी नेल्सन मंडेला जो रंगभेद कानून के विरोध जो संघर्ष कर रहे थे, नेल्सन मंडेला को कामयाबी मिली। तब 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना और तब से दक्षिण अफ्रीका के सभी प्रजातियों को बराबर माना जाने लगा और उन लोगों को बराबर अधिकार मिला। तो दोस्तों इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण अफ्रीका कब लोकतांत्रिक देश बना। दोस्तों आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई भी पूछ ले कि दक्षिण अफ्रीका कब लोकतांत्रिक देश बना, तो आपको क्या जवाब देना है कि दक्षिण अफ्रीका 1994 में लोकतांत्रिक देश बना। तब दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व में जो दक्षिण अफ्रीका के बारे में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जो समझाया गया उसके द्वारा आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों अब जो मेरा अगला टॉपिक है की पॉइंट्स के रूप में, तो मैं उसको देखते हैं। तो आइए मेरा अगला की पॉइंट्स के रूप में टॉपिक क्या है। तो मेरा जो अगला की पॉइंट्स के रूप में टॉपिक है वो है भागीदारी के बारे में, कि सरकार में भागीदारी कैसे होती है, जनता की सरकार में भागीदारी होती है या नहीं। तो आइए अब हम समझते हैं भागीदारी के बारे में।
तो मेरा अगला टॉपिक क्या है? भागीदारी। तो दोस्तों लोकतंत्र जो है, दोस्तों हम जो है पिछले वीडियो में लोकतंत्र के बारे में पढ़ा दिए। जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा पिछला वीडियो में विजिट कर सकते हैं, जिससे आप लोकतंत्र के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए गए हैं, आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों लोकतंत्र में जो है लोग ही निर्णय लेते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? तो दोस्तों लोकतंत्र में जो है सभी वयस्क लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, और सभी वयस्क लोग, लोकतांत्रिक देश में सभी वयस्क लोग चुनाव के माध्यम से वोट देकर अपना पसंद का प्रतिनिधि चुनते हैं, और वही प्रतिनिधि ही जो है सरकार गठित करती है, और वो सरकार नागरिक के प्रति, जनता के प्रति प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जब प्रतिनिधि सरकार, हम जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वो जो सरकार बनाती है, तब जब प्रतिनिधि और सरकार जो है निर्णय लेती है, तब माना जाता है कि सरकार उस समय मतलब जनता की जो ज़रूरतें होती है और उनकी जो मांगें होती है, उन ज़रूरत और मांगों को देखते हुए निर्णय लिया जाता है। तो दोस्तों ये हुआ सरकार में भागीदारी के बारे में हम आपको समझाया कि सरकार में कैसे भागीदारी होती है। तो दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आप भागीदारी के बारे में समझ गए होंगे। तो आइए मेरा जो अब अगला की पॉइंट्स है वो है भागीदारी के अन्य तरीके। तो दोस्तों हम आपको जो अभी समझाए वो भागीदारी के बारे में समझा है। तो अब जो है अगला टॉपिक भागीदारी के अन्य तरीके। तो क्या भागीदारी के एक ही तरीके हैं या उसके कोई और भी तरीके हैं? तो आइए अब हम जानेंगे उसको। तो मेरा अगला की पॉइंट क्या है? भागीदारी के अन्य तरीके। तो दोस्तों अब हम समझेंगे भागीदारी के अन्य तरीके। दोस्तों जैसे हम समझते हैं कि चुनाव के द्वारा हम अपने वोट के माध्यम से प्रतिनिधि चुन लेते हैं और सरकार में मेरी भागीदारी ख़त्म हो जाती है, मेरी भागीदारी यहीं तक होती है, जो कि हमारी यह गलतफहमी है। दोस्तों हम जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं चुनाव के माध्यम से वोट देके, तो हम जनता का, हम नागरिक का ही वो दायित्व बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि हम उन प्रतिनिधियों के ऊपर ध्यान दें कि हम जिस प्रतिनिधि को जो चुनाव के माध्यम से चुने, जो सरकार बनाई गई, वो हमारे प्रति अच्छे ढंग से सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हम नागरिकों को लगता है कि हम जिस प्रतिनिधि को चुने, वो जो सरकार बनाई, तो वो प्रतिनिधि हमारे प्रति अच्छे से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पा रहे हैं, तो हम उस स्थिति में जो है जनता जो है उसमें भागीदारी ले सकते हैं। जनता उनकी आलोचना कर सकते हैं, उसमें वो जुलूस निकाल सकते हैं, वो धरना प्रदर्शन करके उसमें भागीदारी ले सकते हैं कि सरकार हमारे जो प्रति सही से काम नहीं कर पा रही है, और सरकार तक इन हमारी जो ज़रूरत है मांगों को पूरी करने के लिए, मतलब जो हम मांग करते हैं, जो ज़रूरत होती है, वो जो है संचार माध्यमों और अखबारों द्वारा सरकार तक पहुंचती है, और सरकार हमारी मांगों और ज़रूरतों पर फिर दोबारा पुनर्निर्णय लेते हैं, पुनर्विचार करते हैं उसमें, और फिर हमारी मांगों और ज़रूरतों को पूरी करते हैं। तो दोस्तों ये जो है भागीदारी के जो है अन्य तरीके हैं हम जो आपको बताएं। तो दोस्तों जैसे दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक, ख़ास तौर पे औरत की जो सरकार में जो भागीदारी होती है, वो मतलब धरना प्रदर्शन करके, जन आंदोलन करके, हस्त अभियान करने के द्वारा ही, मतलब उसी के थ्रू से ही, उसी के द्वारा मतलब सरकार में भागीदारी होती है। तो दोस्तों हम आपको ये सारी बात बताएं भागीदारी के अन्य तरीके के बारे में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप भागीदारी के अन्य तरीके जो हैं समझ गए होंगे कि भागीदारी के और भी अन्य तरीके क्या होते हैं। तो दोस्तों आइए अब जो मेरा अगला पॉइंट्स है वो है विवादों का समाधान। क्या है? विवादों का समाधान। हम समझेंगे कि विवाद कैसे उत्पन्न होता है, विवाद कैसे उलझती है और उनका समाधान कैसे होता है, विवाद को समाधान कौन करता है, विवादों को समाधान करने की जिम्मेदारी किनकी होती है। तो आइए मेरा जो अगला पॉइंट है विवादों का समाधान। मेरा अगला पॉइंट क्या है? विवादों का समाधान। तो आइए हम समझते हैं कि विवाद कैसे उलझती है। तो दोस्तों जब विभिन्न धर्म, जाति या संस्कृति के लोग
आपस में अच्छा तालमेल नहीं बना पाते हैं, अच्छा संबंध नहीं बना पाते हैं, तब विवाद उलझती है दोस्तों। और जब कोई व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तब ऐसे में भी विवाद उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये जो विवाद उत्पन्न होती है, तो इन विवादों का समाधान करने का काम सरकार की होती है। सरकार की जिम्मेवारी होती है जो विवाद उत्पन्न हुए हैं, जो विवाद उलझे हैं, उनका समाधान करें। तो दोस्तों इनको समझने के लिए हम और दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। जैसे जब कोई धार्मिक जुलूस या उत्सव मनाए जाते हैं, तो ऐसा होता है कि अलग अलग धर्म का जो है कभी कभी उत्सव और जुलूस एक ही तारीख को हो जाती है। तब उसमें जो है वो धार्मिक जुलूस और उत्सव जो है समस्याओं का एक कारण बन जाता है। तब उस स्थिति में पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उन धार्मिक जुलूस जो धर्म जो है अलग अलग धर्म अपना जुलूस निकाल रहे हैं और अपना उत्सव मना रहे हैं, तो उन लोगों के बीच कोई हिंसा न भर के, उन लोगों के बीच कोई समस्या सामने न आए, तो उन हिंसाओं को न भड़काने और उन समस्याओं को सामने नहीं आने का काम उनकी जिम्मेवारी पुलिस की होती है कि वह हिंसा भड़कने नहीं दें। तो दोस्तों अब इनको समझने के लिए, विवादों का समाधान समझने के लिए कि विवाद कैसे उभरती है और उनका समाधान कैसे होता है, कौन करता है, उनके लिए हम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं जो दो राज्य के बीच है। एक है कर्नाटक और दूसरा जो है तमिलनाडु। तो दोस्तों ये कर्नाटक और तमिलनाडु के हम उदाहरण लेके आपको समझाएंगे विवाद कैसे उभरती है और उनका समाधान कैसे होता है। तो दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु ये तो भारत के दो राज्य हैं। इन राज्यों के बीच से ही जो है कावेरी नदी गुजरती है। कौन? कावेरी। तो दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्य है, इन दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी गुजरती है। तो दोस्तों उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलती है कि कावेरी नदी जो है भारत के किन दो राज्यों के बीच गुजरती है। तो आपको क्या जवाब देना है? आंसर कि कावेरी नदी भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच गुजरती है। तो दोस्तों भारत के जो दो राज्य है कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच जो कावेरी नदी गुजरती है, तो कावेरी नदी पर कर्नाटक के और तमिलनाडु के दो अलग अलग बांध बंधे हुए हैं। मतलब कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध बंधे हुए हैं और तमिलनाडु के मेटूर बांध बंधे हुए हैं। किस पर? एक कावेरी नदी पर। तो दोस्तों कर्नाटक के, आपको कोई पूछ लिया किसी एग्जाम्स में पूछ लिया आपको कि कर्नाटक का कौन सा बांध कावेरी नदी पर बंधी हुई है, तो आपको क्या जवाब देना है कि कर्नाटक की कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर बंधी हुई रहती है। तो दोस्तों आपको फिर कोई पूछ ले कि तमिलनाडु की कौन सी बांध कावेरी नदी पर बंधी हुई है, तो आपको क्या जवाब देना है? मेटूर बांध, तमिलनाडु के मेटूर बांध कावेरी नदी पर बंधी हुई है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब। आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लें, नोट कर लें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कर्नाटक हम आपको लिख दे रहे हैं कि कर्नाटक के कौन सा यह है बांध है? कृष्णा राजा सागर बांध। कृष्णा राजा सागर बांध। और ये जो तमिलनाडु के है, तमिलनाडु के मेटूर बांध बंधे हुए हैं। तो दोस्तों कावेरी नदी पर कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध और तमिलनाडु के मेटूर बांध बंधे हुए हैं। तो दोस्तों अब ये जो कावेरी नदी पर कर्नाटक और तमिलनाडु के ये दोनों बांध जो बंधे हुए हैं, तो कर्नाटक के जो कृष्णा राजा सागर बांध है वो कावेरी नदी के ऊपरी सतह पर, मतलब ऊपरी छोर पर बंधी हुई है, और तमिलनाडु के जो ये मेटूर बांध हैं ये कावेरी नदी के निचली छोर पर बंधी हुई है। तो ये दोनों राज्य की जो ये दोनों बांध बंधे हुए हैं, तो जब ये दोनों इन दोनों बांध से कावेरी नदी पर जो ये दोनों बांध बंधे हुए हैं, इस दोनों बांध से ही कर्नाटक और तमिलनाडु में पानी की जो पूर्ति होती है, मतलब पानी की जो कमी होती है उनकी भरपाई होती है सिंचाई और अन्य तरीके के रूप में, तो दोस्तों पानी की सबको बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। तो जिसके वजह से ये दोनों
राज्य जो है इस कावेरी नदी पर बांध बंधे हुए हैं। तो दोस्तों कर्नाटक के कृष्णा राजासागर बांध जो है कावेरी नदी के ऊपरी सतह पर बंधी हुई है और तमिलनाडु के मेटूर बांध जो है कावेरी नदी के निचली सतह पर बंधी हुई है। तो कावेरी नदी के जो ये दोनों बांध बंधे हुए हैं, तो तमिलनाडु के मेटूर बांध में पानी तभी आ सकता है जब कर्नाटक के कृष्णा राजासागर बांध से पानी छोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि कृष्णा राजासागर बांध जो है कावेरी नदी के ऊपरी सतह पर बंधी हुई है और तमिलनाडु के मेटूर बांध जो है कावेरी नदी के निचली सतह पर बंधी हुई है। इसलिए तमिलनाडु के मेटूर बांध में पानी तभी आ सकता है जब कर्नाटक के कृष्णा राजासागर बांध से पानी छोड़ा जाए। तो दोस्तों जब कावेरी नदी पर पानी की जो कमी आ जाती है तब कर्नाटक मतलब दोनों राज्यों को पानी की ज़रूरत होती है। तो जब कर्नाटक का ही राज्य का ही जो है ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है, जब पानी की कमी होती है, तब कर्नाटक के जो कृष्णा राजासागर बांध जो है वो कृष्णा राजासागर बांध से कर्नाटक राज्य पानी नहीं छोड़ती है, जिससे तमिलनाडु के मेटूर बांध में पानी नहीं पहुंच पाती है और तमिलनाडु को भी पानी की ज़रूरत होती है। जब तमिलनाडु के मेटूर बांध में पानी नहीं पहुंचती है तब तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी की जो ज़रूरत सभी राज्यों को है, मतलब सभी लोगों को है। तो जितनी ज़रूरत कर्नाटक को है उतनी तमिलनाडु को भी होगी। तो जब कर्नाटक अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अपना कृष्णा राजासागर बांध से पानी नहीं छोड़ती है तो मेटूर बांध में पानी नहीं पहुंचती है, तो मेटूर तमिलनाडु क्या हुआ, वो पानी से वंचित रह गए। तब इन दोनों राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों इन विवादों का समाधान करना, हल करना जो है सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की भूमिका होती है कि वो उन विवादों का समाधान करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप विवादों का समाधान के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इन उदाहरणों के द्वारा। क्यों? कि कैसे कि विवाद कैसे उत्पन्न होती है और उनका समाधान कैसे होता है। तो दोस्तों आइए अब जो मेरा अगला पॉइंट्स है, की पॉइंट्स के रूप में अगला टॉपिक हम उसको देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों मेरा जो अगला वो की पॉइंट्स है समानता एवं न्याय के बारे में। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं समानता और न्याय के बारे में कि समानता और न्याय क्या है। तो दोस्तों मेरा अगला पॉइंट क्या है? समानता एवं न्याय। तो दोस्तों मेरा अगला पॉइंट क्या है? समानता एवं न्याय। दोस्तों समानता, ये जो समानता है और ये न्याय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। दोस्तों समानता जो है जो लोकतांत्रिक देश है उनका मुख्य जो एक पहलू होता है उनमें से समानता एवं न्याय एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो दोस्तों समानता और न्याय को जो है ये एक दूसरे से कभी अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमको न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे बीच समानता हो। क्योंकि जब हमारे बीच समानता ही नहीं रहेगी और समानताओं का भेदभाव बना हुआ रहेगा, जैसे हमने आपको इसी वीडियो में स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया दक्षिण अफ्रीका के बारे में, तो क्या वहाँ न्याय हो रहा था? नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ असमानता का पहलू बना हुआ था, वहाँ समानता का पहलू था ही नहीं, जिसकी वजह से उसको क्या हो रहा था? अन्याय हो रहा था सफेद लोगों के साथ, काले लोगों के साथ, उसे न्याय नहीं मिला था। तो इसलिए समानता और न्याय को एक दूसरे से अलग नहीं रखा जाता। आइए हम आपको इसको फिर एक एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझा रहे हैं कि जैसे आप मान लेते हैं हम कि हमारे जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की नज़र में बहुसंख्यक लोगों की महत्वपूर्ण ज़्यादा है, मतलब उनकी जो है उनको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है और अल्पसंख्यक को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए जब केंद्र सरकार बहुसंख्यक को ज़्यादा महत्व देते हैं और अल्पसंख्यक को कम महत्व देते हैं, तो केंद्र सरकार क्या है? केंद्र सरकार के सामने क्या है? ये दो क्या है? असमानता है। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक को कम महत्व देना और बहुसंख्यक को ज़्यादा महत्व देना एक असमानता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार जो है हमको जो है न्याय प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों हमारा देश जो एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हमारे देश में जो है सभी धर्मों को, मतलब हमारे देश में जो है सरकार के सामने जो है सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, किसी को भी कम ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए हमारे देश में न्याय मिलती है सभी धर्म के लोगों को। तो दोस्तों
हम आपको समझाए कि समानता और न्याय जो है इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। समानता न्याय हमको तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे बीच समानता का पहलू हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप समानता और न्याय के बारे में समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों, अब जो मेरा अगला एवं लास्ट पॉइंट्स है वो है एक महत्वपूर्ण सूचना। तो दोस्तों ये जो है आपको जो है हम यहीं तक जो मेरा चौथा जो पॉइंट्स है किताब की जो ज्ञान है हमको वहीं तक आपको हम दे दिए। अब जो है एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं आपको। तो दोस्तों इसमें जो है आपको एक महत्वपूर्ण सूचना हम देंगे जो किसी भी अब हम जो है हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, दैनिक जीवन जो हम बिता रहे हैं, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज जो मेरा ये महत्वपूर्ण सूचना है वो है ये किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों आप जब किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, चाहे आप उसका दवाई के रूप में ख़रीदें या किसी भी खाने के सामान सामग्री के रूप में ख़रीदें या किसी भी यूज़ करने जैसे फेयर हैंडसम, फेस वॉश हुआ, शैम्पू हुआ, तेल हुआ और बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई सा भी सामान आप खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो दोस्तों उसमें जब मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायर डेट लिखी हुई होती है। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं, ये एक दवाई का बोतल है जिसमें आप देख पाते होंगे कि इसमें मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायर डेट लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये हम आपको ये दवाई का एक बोतल है जिसके आधार पर जिसके द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। तो कोई सा भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे आप खाने का सामग्री खरीदें कोई आप या कोई यूज़ करने का सामान खरीदें या आप दवाई के रूप में ख़रीदें, तो सब प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायर डेट लिखी हुई होती है। तो दोस्तों आप जब भी कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदें तो सबसे पहले आपका दायित्व बनता है कि आप उनका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायर डेट देखें। क्योंकि दोस्तों जब कोई सामान बनाया जाता है तो उनकी कैपेसिटी के अनुसार बनाया जाता है कि इनकी कैपेसिटी कब तक रहेगी। तो दोस्तों वो जो है कंपनी जो है उसमें लिख देते हैं कि इनकी जो उत्पादक है ये जो उत्पन्न किया गया ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है ये इतने तारीख को बनाए गए हैं और इनकी जो क्षमता है इतने तारीख तक है। तो दोस्तों आप उस एक्सपायर को देखकर खरीदें। अगर आप एक्सपायर डेट वाला सामान खरीद लेते हैं और आप उसका यूज़ अगर करते हैं, जैसे यही दवाई जो है इनका एक्सपायर डेट है 10वां महीना 2023। तो दोस्तों आप शायद देख पा रहे होंगे तो इसका एक्सपायर डेट कब है, 10वां महीना 2023 तक। तो दोस्तों अगर हम ये जो दवाई है किसी बीमारी को दूर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जब हम इसका अगर यूज़ 11वां महीना 2023 में करेंगे तो ये हमारी बीमारी को कम करने के बजाय किसी और दूसरा एक्स्ट्रा बीमारी को हमारे अंदर फैला देगा। क्यों? क्योंकि इनकी कैपेसिटी है 10वां महीना 2023 तक और हम इनका यूज़ कब कर रहे हैं, 11वां महीना 2023 में। तो दोस्तों ये जो है एक गलत ये है यूज़ करना। तो इसलिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे दुकानदार भी होते हैं जो एक्सपायर्ड सामान भी बेचते हैं। तो दोस्तों आप इन जानकारियों को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों तक फैलाएं, जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से जो किताब के बारे में जो चैप्टर पढ़ाए गए उनके बारे में समझ गए होंगे और ये जो आपको महत्वपूर्ण सूचना दी गई है मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।